आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। प्रणाम। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक। द्वार की रखवाली कर रहे शिष्य ने कार्तिक को देखते ही ऊपर जाकर सलामी देने की पहल की। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, मुझे गुरु के आदेश के तहत धर्मनिरपेक्ष दुनिया से जूनियर प्रशिक्षु भाई और बहनों को पहाड़ पर लाने का आदेश है। ये परमिट है। द्वारपाल शिष्य ने परमिट को अपने कब्जे में ले लिया। कार्तिक के पास लौटने से पहले दिव्य ज्ञान का उपयोग करके परमिट को जांचा और रास्ता खोलते हुए कहा, आप इन लोगों के अंदर जा सकते हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक। वो युवक कौन है? एक दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को वास्तव में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मो को व्यक्तिगत रूप से धर्मनिरपेक्ष दुनिया से लाने के लिए परेशान करना पड़ता है। हाँ, एक दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र, यहां तक कि एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य होना भी उसके लिए घुटन पैदा करने के लिए पर्याप्त है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक वास्तव में उसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने गया था। सबसे अधिक संभावना है ये उच्चाधिकारियों से संबंधों के कारण है ना? हे, निश्चित रूप से। लेकिन इस शक्ति के साथ संप्रदाय में प्रवेश करने पर वो शायद बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा, है ना? धर्मनिरपेक्ष दुनिया के ये कुलीन बच्चे शायद संप्रदायों में क्रूरता को नहीं जानते हैं, और यहां तक कि ये मानते हैं कि ये स्थान धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उन औसत दर्जे की प्रतिभाओं जैसा है। हालांकि वे दो महिलाएं वास्तव में दिव्य परियों की तरह हैं। अगर मैं उनके करीब पहुंच सकता हूं तो मुझे मरने के लिए कहें और मैं भी तैयार हूं। यह सिर्फ इतना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे पिल हॉल या मार्शल हॉल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ, वाकई बहुत सुंदर है। अभी अभी मैं तब तक देखता रहा जब तक कि मैं अपनी आंखें नहीं हटा सका। लेकिन ऐसी मनमोहक सुंदरिया, चाहे कुछ भी हो, हमारी बारी नहीं आएगी। बेहतर होगा कि आप ज्यादा न सोचें। जब ड्यूटी पर मौजूद दो शिष्यों ने आरव के साधना क्षेत्र को देखा तो स्वाभाविक रूप से तुच्छ मानसिकता पैदा हुई। ग्रेट मार्शल एकेडमी में द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व था, लेकिन संप्रदाय में दूसरों के लिए जूते ले जाने के लिए भी ये उपयुक्त नहीं था। उन्हें स्वाभाविक रूप से लगा कि आरव केवल कुछ संप्रदाय के उच्च स्तरीय संबंधों के माध्यम से ही अंदर आया है। आरव और उनके साथी लगभग 2 घंटे तक पहाड़ी रास्ते पर चले और अंत में घने वास्तुशिल्प परिसरों को देखा। आरव के अलावा बाकी लोग संप्रदाय के जीवन के प्रति जिज्ञासा से भरे हुए थे और चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक इसी समय एक शिष्य जैसा दिखने वाला युवक आया और कार्तिक को सलामी देते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक, अंगद ये तुम हो? यहां आओ। ये कुछ लोग शामगर की ग्रेट मार्शल एकेडमी के जूनियर अप्रेंटिस भाई बहन हैं। आओ और एक दूसरे को जानो, कार्तिक ने कहा। कार्तिक ने दोनों पक्षों का एक दूसरे से परिचय कराया। आरव और अन्य लोगों ने भी अंगद का अभिवादन किया। इस अंगद के पास 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र शक्ति थी। मुख्य शिष्यों में भी उसकी रैंकिंग काफी आगे थी। जब अंगद ने कार्तिक का परिचय सुना तो उसने आश्चर्य से कहा, जूनियर अप्रेंटिस बहन अनुपमा इतनी कम उम्र में ही उच्च श्रेणी की कीमिया मास्टर बन गई है। पिल हॉल के मुख्य शिष्यों में भी आपकी शक्ति असामान्य है। आपने आज ही संप्रदाय में प्रवेश क्यों किया? उसने सीधे रोहन और आरव की उपेक्षा की। ऐसा नहीं था कि वो अनुपमा बंसल की सुंदरता से मोहित था, बल्कि इसलिए कि रोहन और आरव के क्षेत्र बहुत कम थे। वो थोड़ा प्रतिभा प्रति ऑब्सेस था। इतनी कम शक्ति, वे मूल रूप से संप्रदाय में सबसे निचले स्तर पर अस्तित्व में थे, और आरव की शक्ति सबसे अधिक संभावना बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच सबसे निचले स्तर को खत्म कर रही थी। इसलिए जैसा कि उसने देखा, कार्तिक स्वाभाविक रूप से इस खूबसूरत जूनियर अप्रेंटिस बहन को व्यक्तिगत रूप से लाने गया। संप्रदाय के शिष्यों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया के मामलों से बहुत सरोकार नहीं था। आरव और रोहन द्वारा 9 हेवन रोड को साफ करने के मामले के बारे में संप्रदाय में शायद ही कोई जानता हो। अंगद को भी स्पष्ट रूप से नहीं पता था।
आदेश को केवल इसलिए पता था क्योंकि इस बार सुदेश ने दूत की भूमिका निभाई थी। वो धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक पत्थर की दीवार से टकरा गया। लौटने के बाद वो स्वाभाविक रूप से इसे चारों ओर फैलाने नहीं गया। अनुपमा बंसल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में अभी भी कुछ मामलों से निपटना बाकी था, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए देरी की। तो ये मामला है, लेकिन जूनियर अप्रेंटिस बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी ताकत के साथ आप बहुत जल्द ही पिल हॉल में मजबूती से खड़े हो सकेंगे। तब तक हम सभी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों को शायद आप पर भरोसा करना होगा। जूनियर अप्रेंटिस बहन, अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में 10 राज्य संगठन संप्रदाय के भीतर पिल हॉल में लोगों की संख्या मार्शल हॉल की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन उनकी स्थिति मार्शल हॉल से अधिक महत्वपूर्ण थी। हर कोई मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन हर कोई कीमियागर नहीं बन सकता। खासकर 10 राज्य संगठन के उस समूह में जिसकी स्थापना औषधीय गोलियों के साथ हुई थी, कीमियागरों का स्थान और भी ऊंचा था। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्टिस्ट ही थे, जो औषधीय गोलियों से दूर नहीं रह सकते थे। मार्शल हॉल भी स्वाभाविक रूप से पिल हॉल से अलग नहीं हो सकता था। आज के मार्शल हॉल के मुखिया चंद्रकांत भी ये कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे पिल हॉल पर निर्भर नहीं हैं। इसलिए अंगद ने यहां अनुपमा बंसल से दोस्ती सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि वो सुंदर थी, बल्कि इसलिए भी कि वो एक उच्च श्रेणी की कीमिया मास्टर थी, जिसमें अपार संभावनाएं थी। अनुपमा बंसल की उम्र के साथ धर्मनिरपेक्ष दुनिया में इस तरह के क्षेत्र में साधना करने में सक्षम होने के कारण उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। अब उनके साथ अच्छे संबंध बनाना स्पष्ट रूप से कोई बुरी बात नहीं थी। हालांकि जब अंगद अनुपमा बंसल की चापलूसी कर रहे थे, तब अनुपमा बंसल की निगाहें जानबूझकर या अनजाने में आरव की ओर चली जाती थी। अगर सुदेश ने आरव को नाराज न किया होता, तो शायद वो पिल हॉल में जाकर उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को हरा देता, है ना? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बहुत दयालु है, अनुपमा इसके लायक नहीं है। अनुपमा बंसल ने हल्के से मुस्कुराकर विनम्रता दिखाई। कार्तिक ने देखा कि अंगद ने निर्णय लेने में गलती की है, लेकिन उसे उजागर नहीं किया। ताकत खुद ही साबित करनी होती है। दूसरे लोगों की मौखिक कथाएं शायद विश्वसनीय न हो। आरव की प्रतिभा की ताकत के साथ वो स्वाभाविक रूप से लोगों के बीच गिरकर मर नहीं जाएगा। भविष्य में अंगद खुद ही ये देखेगा। अंगद, मुझे अभी मास्टर को रिपोर्ट करना है, फिर आप मेरी ओर से नए जूनियर प्रशिक्षु भाई बहन के लिए जगह की व्यवस्था करें। कार्तिक ने कहा, ठीक है, बस आगे बढ़ो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं इसे सुलझा लूंगा। जूनियर भाई अंगद, जूनियर अप्रेंटिस बहन अनुपमा को पिल बैरक में और रोहन को मानव बैरक में रख दो। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव के लिए। यहां तक बोलते हुए कार्तिक एक पल के लिए चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहा था कि आरव को कहां रखा जाए। चिंता मत करो सीनियर अप्रेंटिस भाई, मैं जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव को बाहरी संप्रदाय में एक अच्छी जगह की व्यवस्था करने में मदद करूंगा, अंगद ने कहा। जिस तरह से अंगद ने देखा, आरव की उम्र बहुत कम थी। यह साधना क्षेत्र निश्चित रूप से औषधीय गोलियों का उपयोग करके ढेर किया गया था, और उसकी ताकत बहुत भयानक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए एक मुख्य शिष्य होना असंभव था। इसलिए जिस तरह से अंगद ने आरव को देखा, वो गेट पर ड्यूटी पर मौजूद शिष्यों के समान ही था। उसने सोचा कि कार्तिक इस बात पर विचार कर रहा था कि आरव के चेहरे पर कैसे विचार किया जाए ताकि उसे बुरा न लगे। अप्रत्याशित रूप से कार्तिक ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आप गलत हैं। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव एक मुख्य शिष्य है, उसे बाहरी संप्रदाय में कैसे रखा जा सकता है? कुछ दिन के लिए आरव को सहना पड़ेगा और कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव को कुछ दिन के लिए पृथ्वी बैरक में रखा जाएगा। अंगद ने जब यह सुना तो वो वही जम गया और बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसे थोड़ा सहना? पृथ्वी बैरक? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक को बुखार नहीं था, है ना? दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के छोटे से नौसिखिए को पृथ्वी बैरक में रखना भी उसे कष्ट दे रहा था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के निवास 3 स्तरों में विभाजित थे: स्वर्ग बैरक, पृथ्वी बैरक और मानव बैरक। मानव बैरक के निवासों में हलचल सबसे अधिक थी, क्योंकि यहां अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बाहरी संप्रदाय की शिष्य होते हैं। पृथ्वी बैरक अपेक्षाकृत स्थिर था। इन लोगों की ताकत मुख्य शिष्यों के बीच मध्यम थी। अंगद पृथ्वी बैरक में रह रहा था। स्वर्ग बैरक अभिजात वर्ग के शिष्यों के लिए तैयारी शिविर था। यहां के प्रत्येक छात्र के पास
अभिजात वर्ग के शिष्य बनने के लिए योग्यताएं थी। बेशक ये सिर्फ योग्यताएं थी। अभिजात वर्ग का शिष्य बनना बहुत मुश्किल था। यहां तक कि अगर ऐसे अभिजात वर्ग के शिष्य भी थे जिन्हें हटा दिया गया और कोर शिष्य में शामिल कर लिया गया, तो वे बहुत जल्दी वापस आ सकते थे। ये अभिजात वर्ग के शिष्यों और कोर शिष्यों के बीच का अंतर था। और स्वर्ग बैरक के भीतर कुछ बहुत ही राक्षसी शिखर 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी सक्रिय चरण क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र अस्तित्व में थे। ये आरव केवल द्वितीय स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र में है और उसके साथ एक ही शिविर में रहने वाला है। ये क्या मजाक है। जब अंगद सोच में डूबा हुआ था तब अचानक कार्तिक ने आरव से पूछा, जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव, आपको मेरे द्वारा आपको इस तरह रखने के बारे में कोई शिकायत नहीं है ना? कार्तिक ने पूछा। सब कुछ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक की व्यवस्था के अनुसार है, तो ये सही है, आरव ने कहा। हाँ, चूंकि ऐसा है तो मैं पहले कदम उठाऊंगा। अलविदा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। कार्तिक इत्मीनान से चला गया और अंगद को असमंजस की स्थिति में छोड़ गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद, क्या हमें नहीं जाना चाहिए? आरव ने याद दिलाया जब उसने देखा कि अंगद अभी भी अचंभित है। अब अंगद चौंका जैसे किसी सपने से जाग गया हो और बार बार सिर हिलाते हुए कह रहा हो, ओह ठीक है, मैं तुम सभी को पहले अपनी पहचान के टोकन लेने के लिए ले आता हूं। अंगद ने कुछ लोगों के चेहरों पर एक नजर डाली और मन ही मन उदास हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को मानव बैरक और पृथ्वी बैरक के बीच का अंतर नहीं पता था? या फिर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई? रोहन की अनदेखी करते हुए अनुपमा बंसल की भतीजी भी पहले से ही 5वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में थी। आरव को वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक द्वारा पृथ्वी शिविर में नियुक्त किया गया था। क्या उनके मन में इसके बारे में कोई विचार नहीं था? इस पर विचार करते हुए अंगद केवल अपनी अज्ञानता के कारण इस तरह की असामान्य प्रतिक्रिया को मान सकते थे। उन्होंने ये भी सोचा कि क्या आरव ने जानबूझकर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक को नाराज किया है। शायद यही वजह है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक उसे धोखा देने के लिए इस तरह का तरीका अपनाएगा। कोई बात नहीं, चूंकि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक ने ऐसा कहा है, इसलिए उन्हें बस यही करना है, बाकी आगे उनकी व्यवसाय। अंगद ने सभी को अपने अपने टोकन वापस लेने के लिए बुलाया और फिर अनुपमा बंसल को पहले मानव बैरक में भेजा। आप लोग पहचान टोकन अच्छी तरह से संग्रहित करते हैं। न केवल वे आपकी पहचान दिखाते हैं, बल्कि संप्रदाय में काम करते समय वे एक अनिवार्य वस्तु भी है। न केवल इस पर आपके बारे में विस्तृत जानकारी है, बल्कि आपके संप्रदाय के योगदान बिंदु भी है। 10 राज्य संगठन संप्रदाय में धर्मनिरपेक्ष प्रचलित मुद्रा बिल्कुल बेकार है। आपके सभी कार्य योगदान बिंदुओं से निकटता से जुड़े हुए हैं। खेती का स्थान, औषधीय गोलियां, औषधीय जड़ी बूटियां, खेती की तकनीकें, हथियार इत्यादि सभी के लिए आदान प्रदान करने के लिए योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, अंकों के बिना आपको 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल लगेगा, अंगद ने विस्तार से बताया। आरव ने अपनी दिव्य भावना को पहचान चिन्ह में डाला और जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने उसके व्यक्तिगत विवरण और बिंदु देखे। हाँ, मेरे टोकन में 100 अंक है। क्या ये असली अंक हो सकते हैं? आरव ने पूछा। अनुपमा बंसल और रोहन ने भी टोकन में अपनी दिव्य भावना डाली और जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने देखा कि उनके पास भी 100 अंक थे। अंगद ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। कोई भी शिष्य किसी भी रैंक का क्यों न हो, जब तक आप संप्रदाय में प्रवेश करते हैं, आपके पास 100 अंक होंगे। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये 100 अंक कुछ न होने से थोड़े ही बेहतर है। ओह, ऐसा क्यों है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, उदाहरण के लिए साधना स्थलों को ही लें। संप्रदाय में साधना स्थलों को ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड स्तरों में विभाजित किया गया है। सबसे निचले स्तर डी ग्रेड साधना कक्ष में प्रतिदिन 10 अंकों की खपत की आवश्यकता होती है। सी ग्रेड खेती के कमरे प्रतिदिन 50 अंक के होते हैं। बी ग्रेड खेती के कमरे प्रतिदिन 100 अंक के होते हैं, जबकि उच्चतम ए ग्रेड खेती के कमरे प्रतिदिन 200 अंक के होते हैं। 100 अंक केवल बी ग्रेड खेती के कमरों में 1 दिन की खेती के लिए पर्याप्त है। सभी को एहसास हुआ। अब जाकर उन्हें पता चला कि ये 100 अंक सिर्फ भिखारियों को भगाने के लिए जैसे हैं। ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद पहली चीज खेती करना नहीं, बल्कि अंक अर्जित करना था। या फिर बिना अंकों के खेती के संसाधन नहीं होते। खेती के संसाधन नहीं होने का मतलब है दूसरों से पीछे रहना। दूसरों से पीछे रहने का मतलब है बाहर हो जाना। ये एक दुष्चक्र था।
क्या मैं सीनियर अप्रेंटिस भाई अंगद से पूछ सकता हूं कि हमें अंक कैसे मिलेगा? रोहन, जो पूरे समय चुप रहे, ने एक सवाल पूछा। आप सभी को व्यवस्थित होने के बाद आप सपोर्ट स्टार पेवेलियन में जाकर देख सकते हैं। अंक प्राप्त करने के तरीकों की विस्तृत सूचियां है। एक नजर और आपको पता चल जाएगा। कुल मिलाकर, यदि आप अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको संप्रदाय में एक निश्चित स्तर का योगदान करना होगा और अपने योगदान का उपयोग अंकों के बदले में करना होगा। हमारे लिए मार्शल हॉल के शिष्यों, जिस तरह से अधिकांश लोग अंक प्राप्त करते हैं, वो संप्रदाय मिशन प्राप्त करना है। मिशन पूरा करने के बाद एक निश्चित अंक का इनाम मिलेगा। अंगद नाराज नहीं हुआ, बल्कि धैर्यपूर्वक समझाया। अनुपमा बंसल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह बताना ठीक है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद के पास कितने अंक हैं? अंगद के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मेरे अंक मुख्य शिष्यों के बीच बहुत ज्यादा नहीं माने जाते, सिर्फ 10,000 अंक ही। हालांकि अंगद ने यह बहुत विनम्रता से कहा, लेकिन कोई भी उस गर्व को महसूस कर सकता था। हालांकि आरव को नहीं पता था कि 10,000 अंक बहुत हैं या नहीं, लेकिन वो अंगद के लहजे से बता सकता था कि यह पहले से ही काफी संख्या थी। अंक एक उपभोग्य वस्तु है जिसे खर्च किया जाना चाहिए। अंगद के लिए इतने सारे अंक बचाना, यह पहले से ही स्पष्ट था कि वो बहुत अद्भुत था। आरव को अचानक कुछ याद आया और उसने अंगद से पूछा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद, मुझे आश्चर्य है कि पर्पल सेंटर सोल निकोटेंशन के बदले में कितने अंक चाहिए? अंगद दंग रह गए, लेकिन उन्होंने फिर भी जवाब दिया, पर्पल माउंट तलवार कला और पर्पल सेंटर सोल इनकोटेंशन साधना कौशल के ये 2 सेट संप्रदाय के सर्वोच्च खजाने हैं। आवश्यक अंक बेहद भयानक है। पर्पल सेंटर सोल इंकटेशन ऊपरी और निचले खंडों में विभाजित है। कुल मिलाकर इसके लिए 2 मिलियन अंक चाहिए। सभी ने ठंडी सांस ली। भले ही उन्हें अभी अंकों के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ये 2 मिलियन अंक एक भयावह संख्या थी। आरव की आंखें सिकुड़ गई और उसने फिर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि पर्पल सेंटर सोल इंकटेशन के निचले खंड के लिए 1 मिलियन अंक की आवश्यकता है? अंगद ने अपना सिर हिलाया और कहा, 1 मिलियन नहीं, बल्कि 1.4 मिलियन। पर्पल सेंटर सोल इंकटेशन का दूसरा भाग बेहद गहरा है, इसलिए इसके बदले में अंक और भी ज्यादा है। आरव को आखिरकार समझ में आ गया कि मन्नन देव 1 दशक से ज्यादा समय तक श्यामनगर राज्य जैसी जगह पर क्यों रहे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंगद को मेरी शंकाओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही अंगद ने सतह पर कुछ भी नहीं दिखाया, फिर भी उसने आरव के सवालों के प्रति काफी आलोचनात्मक थे। ये युवक अपनी समझ से परे पहुंच रहा था, केवल दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में, और वो पहले से ही पर्पल सेंटर सोल इंकटेशन के निचले आधे हिस्से के लिए आदान प्रदान करने के बारे में सोच रहा है। किसी को यह जानना था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि संप्रदाय में कई कीमिया ग्रैंडमास्टर थे जो अंक प्राप्त करने में असमर्थ थे, इसलिए वे उस क्षेत्र में फंस गए थे। इसके अलावा एक मार्शल हॉल शिष्य के रूप में क्या उसे पर्पल माउंट तलवार कला के लिए आदान प्रदान नहीं करना चाहिए? क्या यह हो सकता है कि ये आरव भी कीमियागर बनने के बारे में सोच रहा था? किसी के उचित व्यवसाय को अनदेखा करने का विशिष्ट मामला। वो स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि आरव ने बहुत पहले ही पर्पल माउंट तलवार कला को अपनी तलवार की मंशा में एकीकृत कर लिया था। पलक झपकते ही वे पिल बैरक में पहुंच गए। अंगद ने प्रासंगिक मामलों को निपटाने के लिए अनुपमा बंसल और गौतमी को लाया और बाकी समूह उठकर चला गया। उसके बाद उन्होंने रोहन को मानव बैरक में भेज दिया। अंगद, आरव और नंदिनी तीनों आखिरकार अर्थ बैरक में पहुंच गए, लेकिन एक बार जब वे अर्थ बैरक में घुस गए तो कई उत्सुक आंखें आरव को देखने लगी। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, भविष्य में वो दक्षिण पूर्व का कमरा आपका निवास होगा। अर्थ बैरक हमेशा से ही अधिक तनावपूर्ण रहा है। उस घर का स्थान बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आप पहले उसी से काम चला ले। अंगद ने दक्षिण पूर्व दिशा में एक आंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, कोई चिंता नहीं सीनियर अप्रेंटिस भाई अंगद, इस रास्ते में आपके लिए बहुत मुश्किलें रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आरव ने कहा, जबकि आरव को पता था कि ये अंगद उसे नीची नजर से देख रहा है। उसे दूसरों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसने पूरे समय कड़ी मेहनत की थी, फिर भी धन्यवाद देना जरूरी था। अंगद को विदा करते हुए आरव गौतमी को साथ लेकर घर में घुसने ही वाले थे कि कई लोगों ने रास्ता रोक लिया। मैंने सुना है कि हमारे अर्थ बैरक में एक नया व्यक्ति आया है। लगता है कि ये आप ही हैं। बोलने वाला एक 18 से 19 वर्षीय युवक था।
जो छठे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र का शिखर था। यह पहले से ही श्यामगर राज्य में एक बहुत ही राक्षसी अस्तित्व कहा जाएगा। हालांकि आरव ने अनुमान लगाया कि इस अर्थ बैरक में उसकी ताकत शायद सबसे नीचे होगी। एक तरफ हटो, आरव ने कहा। दूसरी पार्टी ने स्पष्ट रूप से अच्छे इरादों के साथ संपर्क नहीं किया था, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से विनम्र होने की भी आवश्यकता नहीं थी। हाँ, वो मुझे एक तरफ हटने के लिए कह रहा है। एक बदमाश जो बाहरी संप्रदाय के शिष्य से भी कमतर है, उसने वास्तव में मुझे रास्ता बनाने के लिए कहा। हाँ, कई लोग हंस पड़े क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि आरव का मजाक बहुत ही मजेदार था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जब आप पृथ्वी बैरक में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई प्रभाकर को सम्मान देना होगा? प्रवेश करना चाहते हैं? बात करने से पहले हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई प्रभाकर को सम्मान दे। बगल में किसी ने कहा। इस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई प्रभाकर को प्रभाकर आप्ते कहा जाता था, जो पृथ्वी बैरक में एक स्थानीय तानाशाह था। बेशक उसका दबंगपन केवल उन शिष्यों के प्रति लक्षित था जो उससे कमजोर थे, या वे शिष्य जो अभी अभी पृथ्वी बैरक में प्रवेश कर रहे थे। अंगद जैसे शिष्यों के लिए वो स्पष्ट रूप से सम्मानजनक दूरी बनाए रखेगा। प्रभाकर आप्ते ने शांति से आरव को देखा और मजाक करते हुए कहा, मुझे अलग हटने के लिए कहना चाहते हो? जरूर, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हें मुझे अलग हटने के लिए कहने की क्षमता है या नहीं। अगर तुम्हें क्षमता नहीं है तो तुम वहां उस घर में रहोगे। यही वो जगह है जहां तुम्हें रहना चाहिए। आरव ने उस दिशा का अनुसरण किया जिसकी ओर उसने इशारा किया और देखा, लेकिन वो एक झोपड़ी थी। किसी भी आश्चर्य से ये जलाऊ लकड़ी और ऐसी ही चीजों के लिए जगह होनी चाहिए। अंगद अभी तक बहुत दूर नहीं गया था और स्वाभाविक रूप से उसने ये दृश्य देखा, लेकिन उसने आरव की मदद करने के लिए जाने की योजना नहीं बनाई। वो वास्तव में ये भी देखना चाहता था कि वो किन क्षेत्रों में दूसरों से आगे है, ताकि वास्तव में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक उसे सीधे पृथ्वी बैरक में भेज सके। अगर चीजें वास्तव में हाथ से निकल गई तो वो स्वाभाविक रूप से आरव की मदद करने के लिए आगे आएगा और इन मक्खियों को दूर भगाएगा। हालांकि अगर आरव पूरी तरह से हारे हुए थे तो उनका आगे आना या न आना एक अलग मामला था। इसका मतलब यह होगा कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक केवल आरव के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आरव ने अपना सिर हिलाया और हल्की आह भरी। उसने असहाय चेहरे के साथ कहा, क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है जिसे मैं चुन सकता हूं? प्रभाकर आप्ते हंसते हुए बोले, हां, बेशक है, मैं सबसे समझदार हूं। आरव ने बात नहीं की, लेकिन राजदूत आप्टे के बातचीत जारी रखने का इंतजार किया। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हें अभी ही अंदर आ जाना चाहिए था, है ना? जब तक तुम 100 योगदान अंक दे दोगे, तुम आज रात एक रात के लिए यहां रुक सकते हो। कैसा लगा? यह कीमत अभी भी बहुत वाजिब है ना? सिर्फ आज ही नहीं, भविष्य में भी ऐसा ही होगा। हर 100 योगदान अंक, एक रात। अगर तुम इसे नहीं देते तो भी कोई बात नहीं, झोपड़ी में रहो। प्रभाकर आप्ते के चेहरे पर एक ईमानदार भाव था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई परोपकारी व्यक्ति हो। सच कहूं तो जो छात्र अभी अभी अर्थ बैरक में दाखिल हुए थे, उनके साथ इस समूह के लोगों द्वारा बदतमीजी की जाती थी। नए लोगों से जबरन वसूली करके प्रभाकर आप्ते और उसके गिरोह के योगदान अंक हमेशा अच्छे रहे थे। अर्थ बैरक में उनका जीवन काफी सुखद था। बेशक सिर्फ उनके जैसे लोग ही इस तरह की हरकतें कर सकते थे, जो आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखते थे और जिनके पास सुधार की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रभाकर आप्ते आगे नहीं बढ़ सकता था और नीचे नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने ऐसा तरीका चुना। इस पहलू पर संप्रदाय का प्रबंधन महान मार्शल अकादमी से बहुत अलग नहीं था। जब तक कोई संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करता और मृत्यु का कारण नहीं बनता, तब तक कोई भी आपके थोड़े अत्याचारी होने से परेशान नहीं होता। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया हमेशा ताकत के साथ बात करने के बारे में रही है। आरव को गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत प्रभाकर आप्ते के शब्दों ने उसकी आंखों को चमका दिया और उसने उत्सुकता से पूछा, अंक निजी तौर पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं? बेशक, जब तक आप इच्छुक हैं, आप अपनी पहचान टोकन में अंकों को मेरे टोकन में स्थानांतरित करने के लिए आत्मबल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं एकतरफा होती है और आपकी अपनी इच्छा से होनी चाहिए। कैसा रहेगा? चलो शुरू करते हैं। प्रभाकर आप्ते ने ज्यादा नहीं सोचा और बस समझा दिया। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
प्रभाकर आप्ते ने मुस्कुराते हुए अपनी पहचान टोकन निकाला। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति वर्तमान स्थिति को पहचान सकता है वो महान व्यक्ति है। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूं। बच्चे, तुम इतने स्पष्टवादी हो, इसलिए मैं तुम्हें भविष्य में 20% की छूट दूंगा। एक रात 80 अंक। प्रभाकर आप्ते ने शुरू में सोचा कि उसे कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होगी, लेकिन कौन जानता था कि यह बदमाश एक हारे हुए व्यक्ति था जो सीधे हार मान गया। लेकिन इस बारे में सोचते हुए द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र उसके साथ मुकाबला करते हुए एक लड़ाई उसके लिए आधे महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने के लिए पर्याप्त होंगी। ये स्वाभाविक रूप से सीधे अंक देने से अधिक सार्थक था। अपने हितों की रक्षा करना और नुकसान से दूर रहना एक बुद्धिमान व्यक्ति का कदम था। हालांकि आरव ने अपना पहचान पत्र नहीं निकाला। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई प्रभाकर, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। मेरा मतलब था कि आप लोग मुझे अंक हस्तांतरित करें। खैर, मैं बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हूं। एक रात में 200 अंक पर्याप्त है। प्रभाकर आप्ते का चेहरा बदल गया। वो अब केवल ये जानता था कि उसे आरव द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत साहसी हो बच्चे, वास्तव में मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करो। बाकी लोगों ने भी कहने लगे, बच्चे, तुम ही मौत को आमंत्रित कर रहे हो। सीनियर अप्रेंटिस भाई प्रभाकर को दोष मत दो कि उन्होंने तुम्हें मौका नहीं दिया। पता चला कि ये एक कठिन हड्डी है। वाकई गलत अनुमान लगाया। सीनियर अप्रेंटिस भाई प्रभाकर, मैं इस बदमाश को तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। सीनियर अप्रेंटिस भाई प्रभाकर को धोखा देने की हिम्मत करना है। मुझे लगता है कि तुम लकड़ी के शेड में भी नहीं रह पाओगे। इस समय बगल में खड़े कुछ लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनमें से हर कोई दूसरों की बदकिस्मती पर खुश हो रहा था और यहां तक कि अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था। एक बार कोशिश करने के लिए उत्सुक था। आरव मुस्कुराया और कहा, मैंने भी तुम्हें ट्रांसफर करना शुरू करने के लिए नहीं कहा था। यह तुम्हारी अपनी इच्छा थी कि तुम ऐसा सोचते हो। आज से तुम लोग प्रति रात 100 अंकों के लिए लकड़ी के शेड में सो सकते हो। लोगों का समूह आरव को ऐसे देख रहा था जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। क्या यह बदमाश अपना दिमाग खो चुका है? लेकिन इस मोड़ पर हर कोई यह भी बता सकता था कि आज का मामला अच्छा नहीं होने वाला है। खास तौर पर अंगद। उसने भी शुरू में सोचा था कि आरव हार मान ली। उसने तुरंत हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह मामला 180 डिग्री का मोड़ लेगा। आरव ने वास्तव में प्रभाकर आप्ते से सुरक्षा शुल्क मांगने की हिम्मत की। अंगद को पता नहीं था कि आरव में वास्तव में कुछ क्षमताएं थी या वो बस दिमाग से नासमझ था। अगर नहीं तो वो एक बिगड़ैल युवा स्वामी था। हे, जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगे तब तक मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। चूंकि तुम खुले में सोना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विंड थंडर पाम। प्रभाकर आप्ते ने अपना टोकन हटा दिया और बिजली की गति से आरव पर हमला कर दिया। वो तेज था, लेकिन आरव उससे भी तेज था। शटरिंग स्पेस अचानक से निष्पादित हुई। आरव की तलवार की उंगली पलक झपकते ही प्रभाकर आप्ते के सामने आ गई। वो वास्तव में पहले पहुंच गया, हालांकि वो बाद में चला। प्रभाकर आप्ते की हथेली कुछ भी नहीं लगी, जबकि आरव की तलवार की उंगली उसकी छाती को छू रही थी। ये दृश्य देखकर सभी की पुतलियां सिकुड़ गई। ये सलाह में जानबूझकर कार्रवाई में तत्परता थी। एक पल पहले आरव अभी भी हवा में लहराते घास के एक छोटे से पत्ते की तरह कमजोर था। अगले ही पल उसका पूरा शरीर एक तीखी तलवार में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आरव की तलवार की उंगली ने केवल प्रभाकर आप्ते की छाती पर हल्के से टैप किया हो, और ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन प्रभाकर आप्ते का शरीर सीधे बाहर की ओर उड़ गया, जैसे कि वो किसी स्प्रिंग से टकराया हो, और 100 फीट से अधिक दूर तक फर्श पर लुढ़कने के बाद ही रुका। आरव ने अपनी तलवार की उंगली को देखा और भौहें सिकोड़ने लगा। उसने खुद से कहा, मुझे साधना के लिए अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। ये उंगली वास्तव में सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को भी तोड़ने में विफल रही। आरव के मुंह से ये वाक्य सुनकर सभी सामूहिक रूप से पत्थर बन गए। एक दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र ने शीर्ष छठे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र के प्रभाकर आप्ते को एक उंगली से उड़ा दिया, और वास्तव में इस तरह के युद्ध के परिणाम से असंतुष्ट था। हालांकि प्रभाकर आप्ते एक तरह का गधा था, लेकिन उसकी ताकत को कमजोर नहीं माना जा सकता था। अगर नहीं तो वो भी पृथ्वी बैरक में सुरक्षित रूप से नहीं रह पाएगा। पृथ्वी बैरक में
भले ही कोई स्थानीय तानाशाह बनना चाहता हो, उसे भी कुछ कौशल की आवश्यकता होती है। वे संप्रदाय के शिष्य जिन्होंने अभी अभी पृथ्वी बैरक में रहने की योग्यता प्राप्त की थी। वे कोई नरम खुरमा नहीं थे जिसे कोई भी निचोड़ सके। कुछ क्षमताओं के बिना वे इसके बजाय उनके चेहरे पर थप्पड़ मार सकते थे। लेकिन प्रभाकर आपते पहले भी नए शिष्यों को धमकाने में कभी असफल नहीं हुई थी। वे आने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही धमकाते नहीं थे। लोगों को धमकाने से पहले वे पहले दूसरे व्यक्ति के प्रदर्शन को देखते थे। अगर दूसरा पक्ष उग्र चरित्र का होता तो वे निर्णायक रूप से हार मान लेते। उन्होंने नहीं सोचा था कि आज उन्हें वास्तव में एक दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र द्वारा एक उंगली से उड़ा दिया जाएगा। अरे, अगर तुम मरे नहीं हो तो रेंग कर ऊपर आओ। तुम सब एक साथ आओ। आरव ने प्रभाकर आपते से कहा, जो जमीन पर मृत होने का नाटक कर रहा था। प्रभाकर जमीन से रेंगने की कोशिश की। उसने अपनी हल्की सी दर्द भरी छाती को रगड़ा और आरव की ओर उसकी नजर घृणा और क्रोध से भरी हुई थी। उसने शुरू में सोचा था कि दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के बदमाश को धमकाना आसान है, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि वो असफल हो जाएगा। इस बार उसने बहुत ज्यादा सम्मान खो दिया। लापरवाही के कारण वाकई एक बड़ा झटका। उसने नहीं सोचा था कि इस बदमाश की रफ्तार इतनी तेज थी। सौभाग्य से आरव सिर्फ दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र का था, अन्यथा अभी जो झटका लगा है वो उसे आधे महीने तक बिस्तर पर लेटा रहने के लिए मजबूर कर सकता था। जिस तरह से उसने इसे देखा, ये स्वाभाविक रूप से उसके लिए पहले की लापरवाही के कारण था। उसने नहीं सोचा था कि आरव की रफ्तार तेज होने के कारण उसे धोखा दिया जाएगा। बदबूदार बदमाश, ये बात तुमने ही कही है। भाइयों, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे ठीक से बधाई दो। हालांकि प्रभाकर को लगा कि अभी वो लापरवाह था, लेकिन उसने और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने सीधे दूसरों को एक साथ हमला करने के लिए बुलाया। प्रभाकर और उसके गिरोह में केवल 5 लोग थे। आरव के लिए ये एक व्यक्ति से अलग नहीं था। सबकी नजरों के सामने आरव ऐसे ही 9 लोगों में बदल गया। 9 तलवारों का रुख। एक धीमी आवाज सुनाई दी। एक चमक के बाद बल की 9 धारें गायब हो गई, जिसके बाद यहां वहां दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। एक ही समय में 5 लोग उड़ गए। बेशक सबसे दुखी अभी भी प्रभाकर था। उसने अकेले बल की 5 धारें झेली। हालांकि ये बल मार नहीं सकता था, लेकिन वो इस समय बुरी तरह से घायल था। पीड़ा में उसका चेहरा विकृत हो रहा था। क्या आप अब शुरू कर सकते हैं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई प्रभाकर? आरव ने 2 कदम आगे बढ़कर हल्के से पूछा। प्रभाकर आरव की हरकतों से चौंक गया। वो जल्दी से पीछे की ओर भागे और जल्दी से कहा, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं तुम्हें अभी 200 अंक देता हूं। अब और हमला मत करो, जूनियर अप्रेंटिस भाई। प्रभाकर ने जल्दी से अपना टोकन निकाला और आरव के टोकन में 200 अंक स्वाइप कर दिए। आरव के अंक तुरंत 300 हो गए। इस बिंदु पर अगर वो अभी भी सोचता है कि आरव एक नरम खुरमा है, तो वो वास्तव में मूर्ख होगा। ये एक नरम खुरमा कैसे था? ये स्पष्ट रूप से एक धातु की प्लेट थी। उसने आज वास्तव में एक धातु की प्लेट को लात मारी। प्रभाकर इस समय पछता रहे थे, जब तक कि उनकी आंतें हरी नहीं हो गई। उन्होंने अभी सुना कि नवागंतुक केवल द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे लोगों को सुरक्षा शुल्क लेने के लिए बुला लिया। कौन जानता था कि वो सुरक्षा शुल्क लेने में विफल रहेगा, लेकिन इसके बजाय सुरक्षा शुल्क लिया जाएगा। कितना काला दिल! 200 पॉइंट प्रति रात जमा करना, ये एक ए ग्रेड कल्टिवेशन रूम के बराबर कीमत थी। उसके टोकन में केवल 2000 पॉइंट थे। अगर ये बदमाश हर दिन सुरक्षा शुल्क जमा करे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पॉइंट 10 दिनों में खत्म हो जाएंगे? ये ऐसी स्थिति थी जहां व्यक्ति जिस बात से डरता था वही होता था। आरव ने दूसरे लोगों के पॉइंट जमा करने के बाद फिर से मुंह खोला और कहा, भविष्य में हर दिन यहां रिपोर्ट करें। पॉइंट लाना याद रखें। आप अभी भी वुडशेड में रहना चुन सकते हैं। ये बहुत सस्ता है, प्रति रात केवल 100 पॉइंट। खैर, अगर आप नहीं आते हैं तो खुद ही परिणाम भुगते। हर दिन आना है? प्रभाकर ने कड़वाहट भरे चेहरे से पूछा। क्या मुझे फिर से दोहराने की जरूरत है? आरव ने प्रभाकर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं नहीं, जरूर आए, मैं जरूर आऊंगा। ये जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, क्या हम अब जा सकते हैं? प्रभाकर ने कमजोरी से पूछा। बेशक, तुम कर सकते हो।
मुझे मत बताओ कि तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम लोगों को यहां भोजन करने के लिए रखूं। आरव ने शांत भाव से कहा। प्रभाकर और बाकी लोगों ने भारी दबाव से तुरंत राहत महसूस की और जल्दी से लुढ़क कर चले गए। इसके बाद आरव नंदिनी को अपने छोटे से आंगन में ले आया। एक धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया, जिससे सभी चौंक कर जाग गए। आर्य कहा, यह जूनियर अप्रेंटिस भाई कहां से आया है? क्या वो वास्तव में द्वितीय स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र है? क्या यह बकवास नहीं है? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? शुरू से लेकर अंत तक उसकी सार ऊर्जा की लहरें हमेशा द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र रही है। लेकिन क्या यह बहुत अजीब नहीं है? एक द्वितीय स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र प्रभाकर को हरा सकता है। क्या इस तरह से लड़ाई के लिए रैंकों में छलांग लगाना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि संप्रदाय के भीतर युद्ध करने के लिए 4 छोटे क्षेत्रों को पार करना पड़ता है। इस तरह की स्थिति केवल धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ही होती है ना? हालांकि ये जूनियर अप्रेंटिस भाई अभी भी बहुत जल्दबाज है। उसने इस तरह से प्रभाकर को हराया और यहां तक कि उनके अंक भी छीन लिए। प्रभाकर निश्चित रूप से इस मामले को जाने नहीं देगा। हां, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर आपटे के जल्द ही संप्रदाय में लौटने का अनुमान है ना? एक बार जब वो लौटेगा तो देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये जूनियर अप्रेंटिस भाई वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुधाकर आपटे का सामना करते समय इतना साहसी रहेगा। ये लोग आरव पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आरव ने अंगद को कितना बड़ा झटका दिया था। उन्हें पूरा यकीन था कि आरव ने अभी अभी दया दिखाई है। उपस्थित लोगों में अंगद की साधना सबसे अधिक थी। इसके अलावा वो कार्तिक के समान ही था। वे दोनों पर्पल माउंट तलवार कला में साधना करते थे। हालांकि तलवार दांव में अंगद की उपलब्धियां कार्तिक से तुलना नहीं कर सकती थी, फिर भी ये काफी गहरा था। अभी अभी ऐसा लग रहा था कि उस शक्ति को आरव ने उंगलियों के कौशल से मारा है, लेकिन अंगद ने स्पष्ट रूप से एक परिचित तलवार की मंशा को महसूस किया। ये ऐसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में पर्पल माउंट तलवार मनसा नहीं था। अचानक झांग जिंग के दिमाग में एक बेतुका विचार कौन था। हालांकि आरव का पर्पल माउंट तलवार मनसा सही लग रहा था, फिर भी गलत था। यह उससे भी अधिक शक्तिशाली था। बस इतना था कि आरव अपनी ताकत से सीमित था और इस तलवार की मंशा की असली ताकत को उजागर नहीं कर सकता था। फिर भी यह उसके लिए रैंकों को पार करने और युद्ध करने के लिए पर्याप्त था। अगर आरव अभी अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए था, तो सबसे साधारण तलवार भी प्रभाकर को मारना उसके हाथ को मोड़ने जितना आसान था, जबकि उंगलियों का कौशल तलवार की मंशा की नकल कर सकता था। असली तलवार की तुलना में इसमें कुछ हिस्सों में हत्या करने की क्यूई और तेज इरादे की कमी थी। आक्रमण शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत घटिया होगी। साथ ही प्रभाकर का क्षेत्र आरव के क्षेत्र से बहुत ऊंचा था, इसलिए आरव के लिए प्रभाकर की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को तोड़ना काफी कठिन था। यही कारण था कि आरव अपने क्षेत्र के बहुत कम होने के बारे में विलाप कर रहा था। अब उसे अंततः समझ में आया कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक आरव को कहाँ रखना है, इस पर क्यों हिचकिचा रहे थे। वो इस बात पर अनिर्णित नहीं था कि आरव को पृथ्वी बैरक में रखा जाए या मानव बैरक में, लेकिन इस बात पर अनिश्चित था कि आरव को स्वर्ग बैरक में रखा जाए या नहीं। आरव की प्रतिभा स्वर्ग बैरक में उन शैतानों से जरा भी कम नहीं थी। गलत, ये और भी अधिक होनी चाहिए। स्वर्ग बैरक में उन शैतानों में से कौन अपने से 4 छोटे लोग ऊपर के साथी शिष्यों को कुचल सकता है, जब वे दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में थे। आरव की प्रतिभा के साथ स्वर्ग बैरक में उन शैतानों को चुनौती देना केवल समय की बात थी। इस समय अंगद को लगा कि जो कुछ भी अतार्किक था वो तर्कसंगत हो गया है। कार्तिक की हिचकिचाहट, रोहन की उदासीनता, अनुपमा की शांति। इससे पहले अंगद को लगा कि यह बहुत असामान्य है। अब उसे पता चला कि उन्हें बस लगा कि यह स्वाभाविक और सही है। आरव को स्पष्ट रूप से अन्य लोगों के आश्चर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो वर्तमान में काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसे अभी भी चिंता थी कि अंक प्राप्त करना बहुत परेशानी भरा और समय पर बहुत बोझिल होगा। उसने नहीं सोचा था कि जब वो झपकी लेना चाहेगा तो कोई तकिया लाकर दे देगा। संप्रदाय में प्रवेश करने के ठीक बाद और किसी ने 1000 अंक लाकर दिए। मूल अंक जोड़ते हुए इस छोटे से काम में उसके पास पहले से ही 1100 अंक थे। अब वो पूरे 5 दिनों तक ए ग्रेड साधना कक्ष में प्रशिक्षण ले सकता था। आरव के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधना क्षेत्र को ऊपर उठाना था।
पिछली बार काले कुवे चेहरे वाला बूढ़ा आदमी से जूझने के बाद से 1 महीने का समय पहले ही बीत चुका था। इस 1 महीने के दौरान उसने कई जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया और बहुत पहले ही अपने क्षेत्र को मजबूत कर लिया था। वर्तमान में साधना क्षेत्र में उसकी 1 या 2 स्तर का सफलता पहले से ही हाथ में थी। ये केवल उसका इंतजार कर रही थी। अपने आवास में बसने के बाद आरव ने साधना करने के लिए ए ग्रेड साधना कक्ष में जाने की तैयारी की। उसने एक ही बार में 4थे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ने की योजना बनाई। अगले दिन आरव सुबह सुबह साधना स्थल पर पहुंच गए। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने आरव की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, वहां हरे रंग के प्रकाश स्तंभ पर अपना पहचान चिन्ह स्वाइप करें और खुद ही कमरा ढूंढ लें। अभी भी कई डी ग्रेड कमरे हैं, अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन लो। आरव उस शिष्य को टोकते हुए कहा, मुझे ए ग्रेड साधना कक्ष चाहिए। आरव ने समझाने की जहमत नहीं उठाई और सीधे ही कह दिया। उस शिष्य ने सोचा कि उसने गलत सुना और पूछा, आपने क्या कहा? मैंने कहा था कि मुझे ए ग्रेड साधना कक्ष चाहिए। आरव ने फिर दोहराया। वो शिष्य आरव को फिर से आकार देने से खुद को रोक नहीं पाया और उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास इतने अंक हैं? इस शिष्य को आरव को नीचा दिखाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र शक्ति एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के मानकों से ज्यादा नहीं थी। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए अंक एक बहुत ही शानदार वस्तु थी। मूल रूप से वे जो अंक प्राप्त कर सकते थे वे केवल वही 100 अंक थे जो संप्रदाय द्वारा शुरू से ही दिए जाते थे। वे अंकों के लिए कोई स्रोत प्राप्त नहीं कर सकते थे। भले ही वे संप्रदाय मिशन करने गए हों, वे केवल उन मिशनों को चुन सकते थे जिनमें बहुत कम अंक पुरस्कार थे, अधिकतम कई सौ अंक। और इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए कठिनाई कोई साधारण प्रकार की नहीं थी। मिशन के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, भले ही वे मिशन पूरा करने के बाद कई सौ अंक प्राप्त कर लें, लेकिन उनके लिए ए ग्रेड साधना कक्षों पर उनका उपयोग करना असंभव था। यह बहुत ज्यादा खर्चीला था। इसलिए जब ड्यूटी पर मौजूद इस शिष्य ने पहली बार आरव पर नजर डाली तो उसने तय किया कि वो सी ग्रेड से ऊपर के साधना कक्षों का उपयोग नहीं कर सकता। साधना कक्ष सभी आत्मा एक्त्रीकरण संरचनाओं द्वारा समर्थित थे। सार ऊर्जा की समृद्धि बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक थी। सबसे कमजोर डी ग्रेड साधना कक्ष बाहरी दुनिया से 2 गुना था। सी ग्रेड 3 गुना था, बी ग्रेड 6 गुना था, जबकि ए ग्रेड 10 गुना था। कीमत के मामले में ए ग्रेड साधना कक्ष डी ग्रेड कमरों से 20 गुना थे, लेकिन प्रभाव केवल 10 गुना था। तार्किक रूप से डी ग्रेड साधना कक्ष इसके लायक थे, लेकिन मार्शल कलाकारों के लिए कीमत की गणना इस तरह से नहीं की जा सकती थी। उन्होंने जो पीछा किया वह गति थी। साधना की गति का 10 गुना बहुत अधिक समय बचा सकता है। एक बार जब मार्शल कलाकार की उम्र एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है और उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है, तो चाहे वे कितना भी प्रयास करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मार्शल कलाकारों के लिए समय ही साधना था, समय ही शक्ति थी, समय ही स्थिति थी। इस तरह के भेदभाव के प्रति आरव को लंबे समय से इसकी आदत हो गई थी और वो इस पर झल्लाहट करने के लिए अनिच्छुक था। उसने सीधे लाल रंग के प्रकाश स्तंभ पर 5 बार अपना पहचान चिन्ह स्वाइप किया। प्रकाश स्तंभ लाल, नारंगी, पीले और हरे इन 4 रंगों में विभाजित थे। वे क्रमशः अ, बी, सी, डी 4 प्रकार के साधना कक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे। आरव से इस स्वाइप ने सीधे 1000 अंक घटा दिए। वो अत्यधिक गरीबी के युग में वापस लौट आया। आरव की हरकतों ने उसके स्थान पर ड्यूटी पर मौजूद शिष्य को चौंका दिया। यह पहली बार था जब उसने इस तरह के अमीर बाहरी संप्रदाय के शिष्य को देखा था। बेशक आरव को बाहरी संप्रदाय शिष्य के तरह देखना बस उसकी मनगढ़ंत अटकाले थी। मैं 5 दिनों के लिए ग्रेड साधना कक्ष का उपयोग करना चाहता हूं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, कृपया इसकी व्यवस्था करें। ड्यूटी पर मौजूद वो शिष्य कुछ देर के लिए चकित हो गया और फिर होश में आया और बोला, ओह ठीक है, एक आखिरी ग्रेड साधना कक्ष बचा है। यह साधना कक्ष की गुप्त कुंजी है। इस बार चौंकने की बारी आरव की थी। उसने नहीं सोचा था कि ए ग्रेड साधना कक्ष इतने लोकप्रिय थे। वास्तव में केवल एक ही बचा था। क्या लोगों ने नहीं कहा कि अंक बहुत कीमती थे? इतने सारे अमीर लोग क्यों थे? हालांकि आरव इसके बारे में चिंतित होने के मूड में नहीं था। उसने गुप्त कुंजी ली और साधना करने के लिए अंदर जाने वाला था। ठीक उसी समय एक हटा कट्टा आदमी बहुत तेजी से अंदर घुसा और ड्यूटी पर मौजूद शिष्य से बोला,
मुझे ए ग्रेड साधना कक्ष चाहिए, 10 दिन के लिए। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने आरव की ओर देखा और अजीब तरह से कहने से पहले हट्टा कट्टा आदमी को देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई चिरंजीव, इसके लिए क्षमा करें, लेकिन अंतिम ए ग्रेड साधना कक्ष पहले ही इस कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई द्वारा किराए पर लिया जा चुका है। हट्टा कट्टा आदमी की पीतल की घंटी जैसी आंखें चौड़ी हो गई और उसने गुस्से से कहा, नहीं, तुमने क्या कहा? ड्यूटी पर मौजूद शिष्य डरकर उछल पड़ा और जल्दी से बोला, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई चिरंजीव, मेरा कोई काम नहीं है। ये जूनियर प्रशिक्षु भाई आपसे थोड़ा पहले आया था और पहले ही अपने अंक स्वाइप कर चुका है नियमों के अनुसार। क्या नियम? आपके ये पिता नियम बनाते हैं। ये दूसरा स्तर का आत्मा संघन क्षेत्र ए ग्रेड साधना कक्ष का उपयोग किस लिए कर रहा है? अरे बेटा, मुझे गुप्त कुंजी दो, मैं तुम्हें तुम्हारे खर्च किए गए अंक दे दूंगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई चिरंजीव ने आरव पर चिल्लाया। यह सुनने में चर्चा करने जैसा नहीं लग रहा था। ये जूनियर प्रशिक्षु भाई नया आया है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई चिरंजीव पिल बैरक में सबसे उभरते सितारों में से एक है। उसे जगह दो। उससे दोस्ती करने से भविष्य में तुम्हें बहुत लाभ होगा। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने भी अपनी बात कहने की कोशिश की। चिरंजीव भी ये सुनकर खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, उसने जो कहा वो सही है। बेटा, मुझे जगह दे दो। भविष्य में अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो सीधे पील बैरक में आकर मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरव शुरू में इस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई चिरंजीव से निपटने के लिए परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन यह देखकर कि वो इतना घमंडी था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, 2000 अंक और मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा। तुमने क्या कहा? 2000 अंक? तुम जाकर लूट क्यों नहीं लेते? चिरंजीव क्रोधित होने से पहले जम गया। हाथों के इस बदलाव ने सीधे अंक दोगुने कर दिए। क्या यह उसके साथ खिलवाड़ नहीं था? एक्सचेंज नहीं कर रहे हो? अगर तुम नहीं खरीद रहे हो तो मैं पहले ही खेती करने जा रहा हूं। बात खत्म करते हुए आरव ने तुरंत मुड़कर खेती कक्ष की ओर जाने की तैयारी की। रुको, मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रहा हूं। आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां चलता रहा। चिरंजीव क्रोधित हो गया। एक झटके में उसने आरव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हे, ये लड़का अभी भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई चिरंजीव की कुशलता को नहीं जानता है ना? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई चिरंजीव न केवल कीमिया में अद्भुत है, बल्कि वो मार्शल पथ में भी अत्यंत शक्तिशाली है। संप्रदाय में कुछ कीमिया और मार्शल द्वैत प्रतिभाओं में से एक दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई चिरंजीव के प्रति अनादर करने की हिम्मत करता है। क्या ये मृत्यु को आमंत्रित करना नहीं है? ड्यूटी पर मौजूद शिष्य चुपके से दूसरों के दुर्भाग्य में आनंद लेता था। चिरंजीव का फिगर स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत था, लेकिन जब उसने अपना कदम बढ़ाया तो उसकी हरकतें बेहद फुर्तीली थी। पलक झपकते ही वो आरव की पीठ तक पहुंच गया, लेकिन ठीक उसी समय चिरंजीव के सामने का दृश्य धुंधला हो गया। उसकी आंखों के सामने तुरंत 9 आरव दिखाई दिए। ये आरव का 9 रूप में बचाव तकनीक थी। ये पकड़ वास्तव में चूक गई। आश्चर्यचकित होकर चिरंजीव लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। जब तक उसने अपने शरीर को स्थिर किया और आरव को फिर से देखना चाहा, तब तक आरव गायब हो चुका था। ओह, वो बदमाश कहाँ है? चिरंजीव ने ड्यूटी पर मौजूद शिष्य से हैरानी से पूछा। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य के चेहरे पर भाव बहुत दिलचस्प थे। वो आरव को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखकर बहुत उत्साहित था, लेकिन अंत में चिरंजीव की भूमिका आरव ने निभाई। वो उत्साहित भाव सीधे अपनी जगह पर जम गया। चिरंजीव 9वें स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र था। वो वास्तव में दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को पकड़ने में विफल रहा। ये कैसे संभव था? चिरंजीव द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर ड्यूटी पर मौजूद शिष्य अचानक जाग गया और हकलाते हुए बोला, वो पहले ही अंदर जा चुका है। चारों आंखें मिली और बहुत देर तक चुप रहे। अरे, उस बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है? दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में वास्तव में इतनी ताकत होती है? चिरंजीव ने उत्सुकता से पूछा। मुझे जांचने दो। आरव ने अपना पहचान चिन्ह स्वाइप किया, इसलिए उसकी जानकारी स्वाभाविक रूप से प्रकाश स्तंभ द्वारा भी दर्ज की गई। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य इसे आसानी से पा सकता था। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने अपनी आत्मा शक्ति को लाल रंग के प्रकाश स्तंभ में डाला और आरव की जानकारी खोजना शुरू कर दिया। आरव, उम्र 15, द्वितीय स्तर आत्मा संघनन क्षेत्र, स्थिति। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने जानकारी प्राप्त करते हुए पढ़ा, लेकिन अंत में रुक गया। स्थिति के बारे में क्या? बोलो, चिरंजीव ने उत्सुकता से बगल में पूछा। ड्यूटी पर मौजूद शिष्य ने चिरंजीव को घूरते हुए कुछ अनिश्चितता से कहा,
स्थिति मार्शल हॉल के अर्थ बैरक के शिष्य की है। ओह, क्या यह हो सकता है कि पहचान चिन्ह में कोई त्रुटि है? द्वितीय स्तर आत्मा संघनन क्षेत्र का व्यक्ति अर्थ बैरक का शिष्य कैसे हो सकता है? चिरंजीव की आंखें घूम गई और उसने ठहाका लगाते हुए कहा, यह गलत कैसे हो सकता है? यदि वो अर्थ बैरक का छात्र नहीं है तो वो मेरी इस हमला से कैसे बच सकता है?